नमस्कार दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए हम पेपर फेस्ट के इतिहास विषय को पढ़ रहे थे और इतिहास विषय में आज हम देखेंगे क्लास नंबर 8 के अंदर राजस्थान और मुगल के मध्य जो प्रतिरोध और सहयोग की जो नीतियां हैं उनके बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान और मुगलों के बीच की, तो दोस्तों प्रतिरोध और सहयोग की दो नीतियां यहां पर काम करेगी जिनके अंदर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और ये वीडियो देखते रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है जल्दी से इसको शेयर कर दें जिससे हमारे साथ सभी साथी है वो जुड़ जाएं। दोस्तों बात करते हैं हम राजस्थान और मुगलों की, तो दो नीतियां हमारे सामने आती है। पहली आती है प्रतिरोध की नीति और दूसरी आती है सहयोग की नीति। प्रतिरोध मतलब जिन राजस्थान के शासकों ने मुगलों को क्या किया है, विरोध किया है, और जिन राजपूत जो शासक थे, यहाँ के राजस्थान के शासक थे जिन्होंने मुगलों का क्या किया है, सहयोग किया है। ये दो नीतियां हैं। अगर प्रतिरोध की नीतियों की बात करें तो उसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर है वो है दोस्तों राणा सांगा और बाबर, महाराणा प्रताप और अकबर, चंद्रसेन और अकबर, राज सिंह और औरंगजेब। सहयोग की नीति के अंदर है हमारे मान सिंह और अकबर, राज सिंह और अकबर। इनके बारे में ही हमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में सिर्फ यही है जो आपके सिलेबस के अंदर रखे गए हैं। इनके बारे में ही आपको अध्ययन करना है। दोस्तों बात करते हैं आज की हमारी क्लास की, तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे राणा सांगा और बाबर के मध्य जो प्रतिरोध की नीति है इनके बारे में। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों राणा सांगा और मुगल के मध्य। राणा सांगा और मुगल यह अध्ययन करेंगे हम 1509 से 1528 ईस्वी के मध्य। और दोस्तों जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है। तो एक बार सभी साथी शेयर कर दें और सभी मित्रों को जोड़ें। सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको यहीं पर पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों राणा सांगा और मुगल मतलब राणा सांगा और बाबर। राणा सांगा को संग्राम सिंह प्रथम भी कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम साथियों को यह जानकारी होगी कि राणा सांगा को ही संग्राम सिंह प्रथम कहा जाता है। ये मेवाड़ के महाराणा रायमल और महारानी रतन कुंवर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? महाराणा रायमल और महारानी रतन कुंवर के पुत्र। कौन? राणा सांगा, संग्राम सिंह प्रथम। दोस्तों जन्म श्रुति के अनुसार राणा सांगा के राजा बनने की भविष्यवाणी करने पर पृथ्वीराज ने सांगा पर हमला कर दिया। पृथ्वीराज ने किस पर किया था? सांगा पर हमला। किसके? जन्म श्रुति के अनुसार कि राणा सांगा है जो शासक बनेंगे, इस वजह से पृथ्वीराज ने सांगा पर हमला किया था। आगे चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चाचा सारंगदेव राजकुमार भाइयों के मध्य आपसी द्वेष को समाप्त कर बीमल गांव की चारण पुजारिन के पास ले गया। किसको? सांगा को। समझिए इस चीज को, जो पृथ्वीराज है और सांगा है इनके मध्य भविष्यवाणी हुई है जन्म श्रुति के अनुसार। तो उसमें क्या कहा गया कि सांगा ही राजा बनेंगे। तो पृथ्वीराज भाई था, उसने सांगा पर क्या कर दिया? हमला। इसमें जो चाचा था इनका सारंगदेव, उसने दोनों भाइयों के मध्य जो द्वेष था उसको समाप्त कर जो सांगा है उसको भीमल गांव की चारण पुजारिन थी उसके पास ले गए। पुजारिन द्वारा पुनः राणा सांगा के राजा बनने की भविष्यवाणी करने पर पृथ्वीराज व जयमल ने राणा सांगा पर हमला कर दिया। तब राणा सांगा ने भागकर स्वेंत्री गांव के रूपनारायण मंदिर में विद्या राठौड़ के पास शरण ली। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली बात कि राणा सांगा के राजा बनने की जो भविष्यवाणी है वो जन्म श्रुति के अनुसार है। दूसरी जो भविष्यवाणी की है वो की है पुजारिन ने। चारण पुजारिन थी दोस्तों भीमल गांव की, उसने की है। जैसे ही चारण पुजारिन ने भविष्यवाणी की कि सांगा ही राजा बनेगा, तो यह भविष्यवाणी करते हुए पृथ्वीराज और जयमल ने फिर से सांगा पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। लेकिन सांगा यहां से भाग गया और सांगा भागकर सेवंत्री जो गांव है उसके रूप नारायण मंदिर में विद्या राठौड़ के पास क्या ले ली है? इन्होंने शरण ले ली है। दोस्तों
आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। राणा सांगा को बचाते हुए बिद्दा राठौड़ मारा गया। राणा सांगा का बचाव किया मंदिर के अंदर, रूपनारायण मंदिर में, तो बिद्दा राठौड़ वहां पे मारा गया। तब राणा सांगा ने यहां से भागकर श्रीनगर, जो अजमेर के अंदर है, के करमचंद पंवार के पास शरण ली। किसके पास? करमचंद पंवार के पास शरण ले ली और निर्वासित जीवन व्यतीत किया। आया समझ में दोस्तों? सांगा बहुत दूर भागते हुए कहां पहुंचा? अब श्रीनगर, अजमेर, करमचंद पंवार के पास, और यहां पर निर्वासित जीवन अपना बिताना शुरू कर दिया। रायमल की मृत्यु के पश्चात 1509 ईस्वी में राणा सांगा मेवाड़ का अगला शासक बना। कब बना? 1509 ईस्वी में। यहां से हमारा इतिहास शुरू होता है और यहां से पढ़िए ध्यान से। चलते हैं दोस्तों, एक बार मित्रों से अनुरोध है, मेरे सभी साथियों से शेयर करते जाओ और विश्वास बनाए रखें। पेपर पेस्ट का संपूर्ण सिलेबस आपको इसी प्रकार करवाया जाएगा और विश्वास दिलाता हूं जो सिलेबस में है उतना ही आपको पढ़ाऊंगा और इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। राणा सांगा और बाबर, राणा सांगा और मुगल, मतलब राणा सांगा और बाबर। दोस्तों देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की। तो मुगल राजवंश की स्थापना बाबर ने किस युद्ध के बाद की थी? पानीपत के युद्ध के बाद की थी। कालांतर में बाबर का संघर्ष मेवाड़ के महाराणा सांगा से हुआ। जैसे ही बाबर ने भारत के अंदर अपनी नींव रख दी, अपने राजवंश की नींव रख दी, उसके बाद जो बाबर का युद्ध होता है वो किसके साथ होता है दोस्तों? वो होता है मेवाड़ के जो महाराणा थे सांगा, उनके साथ। दोस्तों अब यह युद्ध होता क्यों है उसका कारण भी हम देख लेते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों युद्ध के कारणों की ओर। राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध के कारण क्या है? राणा सांगा का विश्वासघात। कैसे? तुजुक ए बाबरी में बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा ने भी बाबर को भारत आने का न्योता दिया। राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया, लेकिन जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें सहयोग नहीं किया। इसकी वजह से विश्वासघात में समझा गया और बाबर ने जो आपका क्या है, मेवाड़ है, उसमें महाराणा सांगा पर आक्रमण कर दिया। पहला कारण ये। दूसरा है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, अपने साम्राज्य का विस्तार करने की बाबर की महत्वाकांक्षा। दोस्तों तीसरे कारण की ओर अगर चले, तीसरा कारण है राणा सांगा द्वारा अफगानों महमूद लोदी को शरण देना। राणा सांगा ने महमूद लोदी को शरण दी और इसी वजह से आक्रमण बाबर ने किया है। चौथा कारण है राणा सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना। दिल्ली सल्तनत के जो क्षेत्र थे उन पे राणा सांगा ने अधिकार किया, इस वजह से भी बाबर ने राणा सांगा पर आक्रमण किया। दोस्तों तो यह है कारण, और इन कारणों के बाद जो निष्कर्ष क्या निकलता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया, जो बाबर और राणा सांगा के मध्य का संघर्ष का प्रमुख कारण बना। चार निष्कर्ष हमने देखे कि राणा सांगा का विश्वासघात, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, राणा सांगा ने जो महमूद लोदी है उसको शरण दी, और राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार किया। इनसे कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, उसके पश्चात बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया और यही बाबर और सांगा के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण बना। दोस्तों अब देखिए, राणा सांगा व बाबर के मध्य दो युद्ध हुए। ये कौन कौन से युद्ध है? पहला है बयाना का युद्ध जो 16 फरवरी 1527 को हुआ, और दूसरा है खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रथम युद्ध की ओर। प्रथम युद्ध है आपका बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को, और आपको 1527 तारीख याद रखनी है क्योंकि साल ही पूछी जाएगी कि बयाना का युद्ध कब हुआ? 1527 में। बात करते हैं हम बयाना जो जगह है वो भरतपुर जिले में है। वर्तमान के अंदर जो भरतपुर जिला है उसके अंदर बयाना स्थित है। दोस्तों
इस युद्ध का तात्कालिक कारण राणा सांगा द्वारा बयाना पर अधिकार करना था। राणा सांगा ने बयाना पर अधिकार किया। बयाना जो है वो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र था और उस पर राणा सांगा ने अधिकार कर लिया, तो युद्ध तो होना ही था, आक्रमण तो होना ही था और बाबर ने आक्रमण कर दिया। दोस्तों आगे चलिए। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को पराजित किया। जो बयाना का युद्ध हुआ ना, इसके अंदर कौन जीता है? राणा सांगा। हारा कौन है? बाबर हारा है। दोस्तों आगे चलिए। दोस्तों बाबर की जो सेना है वो जान बचाकर आगरा लौट गई। बयाना के युद्ध में बाबर की सेना जान बचाकर आगरा चली गई। ये राणा सांगा की अंतिम महान विजय थी। दोस्तों जो बयाना का युद्ध हुआ है ये राणा सांगा की अंतिम विजय थी। अब मित्रों यहां पे जो बाकी विजय है राणा सांगा की, उनके बारे में अध्ययन करने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यह दिया गया मुगल और राणा सांगा। तो मुगलों के साथ तो यही युद्ध हुआ और इसमें इसने राणा सांगा ने क्या प्राप्त की है? विजय प्राप्त की है। तो बयाना का युद्ध है वो 1527 ईस्वी में हुआ। बयाना भरतपुर जिले में स्थित है। दोस्तों और बयाना युद्ध का कारण है कि बयाना युद्ध का कारण यह है कि सांगा ने जो बयाना क्षेत्र है वहां पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। समझे दोस्तों? बयाना के युद्ध में सांगा की जीत हुई, बाबर की हार हुई। दोस्तों राणा सांगा का अंतिम युद्ध कौन सा है? बयाना का युद्ध, जिसमें उसने विजय हासिल की थी। दोस्तों दूसरा युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के मध्य, वो है आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 को। बयाना का फरवरी में हुआ था 16 फरवरी को, और खानवा का युद्ध हुआ है 17 मार्च 1527 ईस्वी को। खानवा भी किस जिले के अंतर्गत आता है? भरतपुर जिले के अंतर्गत, रूपवास तहसील में स्थित है। भरतपुर जिले की जो रूपवास तहसील है वहां पर खानवा स्थित है। दोस्तों यह युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ। राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। बाबर ने खानवा युद्ध से पहले अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जेहाद धर्म युद्ध का नारा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बाबर ने जो हमारे यहां पे खानवा का युद्ध हो रहा है उससे पहले क्या कर दिया है दोस्तों? क्या कर दिया है? जेहाद का नारा दे दिया है, धर्म युद्ध का नारा दे दिया है। और धर्म युद्ध की बात आप सभी समझते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। मुसलमानों पर लगने वाली तमगा कर को समाप्त कर दिया गया। सैनिकों के सामने कभी शराब नहीं पीने की कसम खाई। बाबर ने जो मुसलमानों पर तमगा कर लगती थी उसको समाप्त कर दिया और सैनिकों के सामने कभी भी शराब नहीं पीने की बाबर ने क्या खा ली? कसम खा ली। आगे देखिए। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। तो यह क्वेश्चन बन सकता है, कौन से युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की है? खानवा के युद्ध के बाद उपाधि धारण की है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। राणा सांगा ने राजपूताना की सभी रियासतों को पत्र लिखकर युद्ध में सहायता करने के लिए कहा। इस पत्र लिखने की परंपरा को पाथी पर्वन कहते हैं। राणा सांगा ने क्या किया कि राणा सांगा ने जो भी राजपूताना की रियासतें थी उनको पत्र लिखा कि इस युद्ध के अंदर मेरा सहयोग कीजिए। और जो ये पत्र लिखने की परंपरा होती है इसको क्या कहते हैं? पाती पर्वन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में मित्रों। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस युद्ध में राणा सांगा के साथ 7 तो राजा थे, 9 उमराव थे और 104 सरदार सम्मिलित थे। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। खानवा के युद्ध के अंतर्गत राणा सांगा के साथ कितने राजा? 7 राजा, उमराव 9, सरदार 104। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन सी रियासतें थी जो राणा सांगा के साथ थी और उनके शासक कौन थे। यह भी इंपॉर्टेंट चीज बनता है, तो ये एक बार आप ध्यान से देख लें दोस्तों। रियासतें और शासक। मारवाड़ का शासक था राव मालदेव यानी राव गांगा। दोस्तों आमेर का शासक था पृथ्वीराज कच्छावा। बिजोलिया उपरमाल का शासक था अशोक परमार। दोस्तों आगे बात करें तो रायसीन जो अभी वर्तमान में एमपी में है वो उस समय राजपूताना में था, उसका शासक था सलहदी तंवर।
बीकानेर का शासक था कल्याणमल राव जेतसी के नाम से, जिसको हम जानते हैं दोस्तों। चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय। गोगुंदा का शासक था जाला सज्जा। ये इंपॉर्टेंट बनेंगे दो, यहां पे देखिए मित्रों, गोगुंदा का तो है जाला सज्जा और काठियावाड़ का है जाला अज्जा। यहां से सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके, जाला अज्जा और जाला सज्जा कहां के शासक है? तो गोगुंदा का जाला सज्जा, काठियावाड़ का जाला अज्जा। ईडर का शासक कौन था? बारमल। नागौर का शासक था उस समय खानजादा। डूंगरपुर का शासक उस समय कौन था दोस्तों? उदय सिंह उस समय डूंगरपुर का शासक था दोस्तों। आगे बात करें हम सिरोही की, तो सिरोही का शासक था अखेराज देवड़ा। जालोर का शासक था अक्षयराज। बूंदी का शासक था आपके नारायण दास हाड़ा। मेवात का शासक था हसन खां मेवाती। मेड़ता का शासक था वीरमदेव। सिरोही का अखेराज देवड़ा, जालोर का अक्षयराज, बूंदी का नारायण दास हाड़ा, मेवात का हसन खां मेवाती, मेड़ता का वीरमदेव। बात करते हैं आगे, तो देवलिया का शासक था ठाकुर बाग सिंह। इन शासकों ने राणा सांगा की क्या की है? सहायता की है। राणा सांगा राजपूताने का अंतिम हिंदू शासक था, जिसके नेतृत्व में राजपूताना की सभी रियासतों ने भाग लिया। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शासक है मेवाड़ का या राजपूताने का हिंदू शासक जिसके नेतृत्व में जो राजपूताना की सभी रियासतें हैं उनके शासकों ने मुगलों के विरुद्ध भाग लिया था। कौन था? राणा सांगा था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, युद्ध के मध्य रायसेन का सलहदी तंवर, रायसेन का था सलहदी तंवर और नागौर का था खानजादा। ये बाबर की तरफ मिल गए और युद्ध का पासा पलट गया। ये सभी है जो पहले तो कैसे राणा सांगा के पक्ष से थे, मध्य के अंदर क्या हुआ, रायसेन का जो सलहदी तंवर और नागौर का था खानजादा, ये दोनों क्या हो गए? बाबर की तरफ मिल गए दोस्तों। दुर्भाग्यवंश युद्ध के मध्य में एक तीर राणा सांगा को लगा, जिससे वह युद्ध भूमि में घायल हो गया। तीरों से लड़े जाते थे दोस्तों, तो एक तीर है जो राणा सांगा को लगा, जिसकी वजह से राणा सांगा युद्ध भूमि के अंदर क्या हो गया? खानवा युद्ध के अंदर घायल हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव, सिरोही के अखेराज देवड़ा द्वारा मूर्छित राणा को युद्ध भूमि से मार लाया गया। वह बसुआ जो दौसा जिले में है ले जाया गया। कहां पर? समझिए, यहां से युद्ध भूमि से कौन कौन बाहर लेकर आ रहा है? आमेर का पृथ्वीराज, मारवाड़ का मालदेव और सिरोही का अखेराज देवड़ा, ये बाहर लेकर आ रहे हैं। और ये कहां लेकर गए? बसुआ लेकर गए राणा सांगा को। जहां राणा सांगा को होश आया, बसुआ में राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। तो राणा सांगा का चबूतरा बसुआ दौसा के अंदर है दोस्तों। आगे देखिए, काठियावाड़ के जाला अज्जा ने राणा सांगा का मुकुट धारण किया है। युद्ध चल रहा था, राणा सांगा तो घायल था, लेकिन राणा सांगा के जो मुकुट है वो धारण कर लिया है काठियावाड़ के जाला अज्जा ने। तो यहां पे क्वेश्चन ये बनता है मित्रों आपका कि युद्ध के बीच में राणा सांगा का, या खानवा का जो युद्ध है उसके बीच में राणा सांगा का मुकुट किसने धारण किया है? जाला अज्जा ने धारण किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई, मतलब इस युद्ध में राणा सांगा हार गया। कालांतर में राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता करने के लिए चंदेरी जाने का फैसला किया, तो राणा सांगा के साथी सरदारों ने कालपी इरीच, यानी जो एमपी में स्थित है, नामक स्थान पर राणा सांगा को जेल दे दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अब यह क्वेश्चन बनता है, क्योंकि राणा सांगा युद्ध में तो घायल ही हुआ, राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई? राणा सांगा को जेल दिया गया, और यह जेल कहां पर दिया गया? कालपी, जिसको इरीच नाम से हम जानते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, वहां पर दिया गया। और 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई दोस्तों।
अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये राणा सांगा को जहर क्यों दे दिया गया। क्योंकि दोस्तों राणा सांगा है जो चंदेरी जाना चाहता था, किसकी सहायता के लिए, मेदिनी राय की सहायता के लिए। इस वजह से सरदार थे उन्होंने जहर दे दिया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में है में राणा सांगा का दाह संस्कार हुआ। यहीं पर अशोक परमार ने राणा सांगा की छतरी बनाई। तो राणा सांगा की छतरी कहाँ है, मांडलगढ़ में है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। किसने बनाई, अशोक परमार ने ये राणा सांगा की छतरी बनाई। राणा सांगा ने देश के गौरव की रक्षा के लिए अपनी एक आंख, एक हाथ, एक पैर गंवा दिया था। युद्ध के दौरान इनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर चला गया था। इसके अतिरिक्त उसके शरीर पर 80 घाव थे। तो कौन से मेवाड़ शासक के शरीर पर युद्ध में 80 घाव हुए, राणा सांगा के दोस्तों। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष कहा है। एक सैनिक का भग्नावशेष राणा सांगा को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, क्योंकि इन्होंने एक आंख, एक हाथ, एक पैर और इनके शरीर पर 80 घाव थे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। राणा सांगा को इतिहास में हिंदू पथ शासक कहा जाता है। राणा सांगा को इतिहास में क्या कहा जाता है, हिंदू पथ शासक कहा जाता है। खानवा युद्ध में राणा सांगा की पराजय के क्या क्या कारण आए, क्या कारण रहे जिसकी वजह से सांगा युद्ध हारा। वयाना का युद्ध जीता था, लेकिन खानवा का युद्ध क्यों हारा। देखिए, पहला, बाबर एक योग्य सेनानायक व कुशल नेतृत्व करता था। दूसरा, तुलुगमा पद्धति, जो तुलुगमा पद्धति है इसकी वजह से। तीसरा है तेज अश्वारोही, कौन, बाबर के सैनिक। बाबर ने बारूद का प्रयोग किया, उस्मानी विधि का प्रयोग किया। राणा सांगा की सेना में संगठन का क्या था, अभाव था। अब मित्रों एक एक चीज को ध्यान देना है ना। पहला है कि बाबर एक सेनानायक, योग्य सेनानायक और कुशल नेतृत्व करता था। बाबर ने क्या किया, तुलुगमा जो पद्धति होती है उसका प्रयोग किया। बाबर के सैनिक और बाबर तेज अश्वारोही थे। बाबर ने बारूद का प्रयोग किया, उस्मानी विधि का प्रयोग किया। और जो राणा सांगा की सेना थी जिसमें विभिन्न राजवंशों के शासक भाग ले रहे थे, इस वजह से राणा सांगा की सेना में संगठन का क्या हो गया, अभाव। इसकी वजह से राणा सांगा की परंपरागत युद्ध प्रणाली, राणा सांगा तो परंपरागत जो युद्ध प्रणाली थी उससे युद्ध लड़ रहा था, लेकिन बाबर ने कुछ नई तकनीक वहां पर लगा दी। बयाना विजय के पश्चात बाबर को पर्याप्त समय देना। बयाना विजय फरवरी में हुई थी, तो उसके बाद जो खानवा का युद्ध हुआ है तो इसके मध्य जो बाबर है उसको सांगा ने पर्याप्त समय दे दिया, जिसने अपने सैनिक और अपने शस्त्रों के अंदर खूब प्रयास किया। अब यहां पे आ रही है आपके तुलुगमा पद्धति पहला और उस्मानी विधि, ये क्या होती है तो देखते हैं दोस्तों। पहली आती है हमारी तुलुगमा पद्धति। देखिए, सेना का वह भाग जो दाएं व बाएं खड़ा रहता है और युद्ध के समय में घूमकर शत्रु सेना के पीछे से वार करता है। यहां पे चित्र दिया गया है, यहां पे है आपके सांगा की सेना, यहां पे है आपकी बाबर की सेना। अब बाबर यहां पे पीछे खड़ा है दोस्तों और यहां पे उसकी सेना है, तो ये दाएं और ये बाएं ये सैनिक खड़े हैं। ये क्या करेंगे, जैसे युद्ध होगा तो ये साइड से आएंगे इधर से और क्या करेंगे, जो सांगा की सेना है उस पे अटैक कर देंगे, विरोधी की सेना पे अटैक कर देंगे। इसी को कहा जाता है तुलुगमा पद्धति दोस्तों। उस्मानी विधि किसको कहते हैं, दो बैलगाड़ियों के बीच में जगह रखकर तोपों को सजाने की विधि को कहते हैं उस्मानी विधि। और इन विधियों का प्रयोग खानवा के युद्ध में बाबर ने किया था दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह है तुलुगमा और उस्मानी विधि जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। और राणा सांगा और बाबर के मध्य जो प्रतिरोध की नीति है वो यहीं पर है, क्योंकि इसके बाद खानवा के युद्ध के बाद जो राणा सांगा है वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो यहीं पर आपका जो राणा सांगा और बाबर है उसका इतिहास खत्म होता है दोस्तों।
यह थी हमारी प्रतिरोध की पहली क्लास। कैसी लगी आपको राजस्थान और मुगलों के बारे में कमेंट करके बताएं। और अभी तक शेयर नहीं किया तो सभी मित्रों से अनुरोध है अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।